Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening. sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग सौरभ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ गया यार? हम्म तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो जो जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं वो H2 के साथ रिएक्शन करके H2E टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें E हमारा वो सारे ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हो जाएंगे। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड H2S जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। बाकी H2Se और H2Te का जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें H2E यहाँ पर H2O, H2Se, H2 है ना, H2S, H2Se, H2T इन सब के बीच में कंपैरिजन हमें देखना है। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे H2O और H2S जो एक्सोथर्मिक हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि H2O और H2S की कंपैरेटिवली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना? H2O और H2S की मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना है तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हमारे पास क्या है, H2O, H2S, H2Se, H2Te का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो हम लोग ये जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना? लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के होती है। ठीक है ना? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी की होती है। ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो H2O की सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी और सबसे कम किसकी होगी, H2Te की होगी सबसे कम। फिर बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो लास्ट क्लास में ये मैंने बता भी दिया था बेटा, रिड्यूसिंग पावर टेलुरियम पर -2 चार्ज है। ठीक है ना? मेटेलिक कैरेक्टर टेलुरियम का ज्यादा है। अब टेलुरियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो वो अपने पास माइनस नहीं रखना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी
इंक्रीज कर रही है तो रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करेगी। तो रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर होगा बेटा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। अगर मैं इसी में अगर मैं इसी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के, साइज बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। हाइड्रोजन टेलुरियम की साइज बड़ी है, ठीक है ना, हाइड्रोजन टेलुरियम की साइज बड़ी है एच टी की, है ना, तो H आसानी से निकल जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें लुईस स्ट्रेंथ की, लुईस बेसिक, तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे आसानी से लोन पेयर देने वाला कौन है, तो सबसे आसानी से जो लोन पेयर देने वाला है बेटा वो H2O है। कौन है? H2O। ऑक्सीजन की साइज छोटी है तो लोन पेयर आसानी से दे पाएगा बेटा, ठीक है ना, लोन पेयर, जैसे हम लोगों ने अमोनिया वाले केस में देखा था। या तुम ऐसे देख सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रेंथ का मतलब लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी H2O की ज्यादा होगी। सर बॉन्ड लेंथ देख के भी रिड्यूसिंग पावर का अंदाजा लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी होगी तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, मतलब H2TE से हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, तो टेलुरियम का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, तो बाकी को रिड्यूस आसानी से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं ऊपर आगे चलता हूं। अच्छा, इसमें ये बताओ कि ये मुझे सर ने बोला था पूछने के लिए, ऑफलाइन क्लास आने के लिए इंटरेस्टेड कौन कौन है, एक बार हैंड रेस कर देंगे। ऑफलाइन आने के लिए जो जो इंटरेस्टेड हैं वो हैंड रेस कर देंगे। चलेगी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ ही चलेगी, लेकिन जो जो इंटरेस्टेड है वो बता दें। 25 हैंड रेस दिख रहा है, 29। (32) तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। क्यों और कहाँ गया यार? ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, लोअर हैंड कर लो, ठीक है ना। सर कब से खुल रहा है? देखो शायद मंडे से करेंगे, है ना। अभी तो मुझसे वो बोले थे तो इसलिए मैं जो है हैंड रेस ले लिया ताकि पता चल जाए कितने बच्चे आना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर अरेंजमेंट बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैं? कब से ऑफलाइन हो रहा है सर? देखो मे भी हो सकता है, अभी तो ये मुझसे बोले हैं कि जो है मतलब जितने बच्चे, तो वो हैंड रेस करके, अब जैसे 35 36 दिखे हैं तो उसी हिसाब से उनका अरेंजमेंट बनाया जाएगा, तो मे बी मंडे से। चलो आगे बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, ठीक है।
तो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो H2O से H2TE, मैंने की बातें बता दी थी बेटा, H2O से H2TE जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। मतलब H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा और H2TE का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। एक और बात मैं बताता चलूं कि H2S, H2SE और H2TE में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने PH3 में बताया था नाइट्रोजन फैमिली में, बिल्कुल वैसे ही। मतलब इनके जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इनके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? प्योर s ऑर्बिटल में, प्योर s ऑर्बिटल में। ठीक है, फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। H2O में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद H2S, H2TE, ठीक है ना, सॉरी H2SE और H2TE। तो अगर हम इसमें देखें तो H2S से H2TE अगर हम जाएंगे बेटा, ठीक है ना, तो वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ रहा है, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने की वजह से वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए यहां पर ऑर्डर बिल्कुल सेम है। यहां पर ऑर्डर क्या है? बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर यहां पर लिखूं, करेक्ट ऑर्डर अगर मैं यहां पर लिखूं, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट H2O का होगा, उसके बाद H2TE का होगा, उसके बाद H2SE का होगा और सबसे कम किसका होगा? H2S का होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज, मैंने छोटा सा वो देखा था, एक ऑक्साइड का नाम देखा था, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पर तुम लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, वैसे ही एक ऑक्साइड होता है बेटा सेस्क्यू ऑक्साइड। ये याद रखना, ये तुम्हारे उसमें मॉड्यूल में मिलेगा, सेस्क्यू ऑक्साइड, ठीक है ना। सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होता है? जहां पर एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:3 में होता है, ठीक है ना, 2:3। जैसे फॉर एग्जांपल E2O3, E2O3, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, किस सेस्क्यू ऑक्साइड हम लोग किसको बोलते हैं, ये असल में अलग से है थोड़ा सा, तो दिमाग से निकल जाएगा, इसीलिए मैं इसको बीच में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और एक मिक्स्ड ऑक्साइड, तो मिक्स ऑक्साइड तो खैर हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा है। मिक्स ऑक्साइड, तो मैं दो यहाँ पर मिक्स ऑक्साइड के नाम लिख देता हूँ। एक तो Fe3O4, Fe3O4 किसका मिक्सचर होता है? FeO और Fe2O3, FeO और Fe2O3 का। और Pb3O4, Pb3O4 जो है वो 2PbO प्लस PbO2 का मिक्सचर होता है। तो बेटा ये चीजें ध्यान में रखना, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना, कि इसमें से सेस्क्यू ऑक्साइड कौन सा है या मिक्स ऑक्साइड कौन सा है। थोड़ा सा हट के था लेकिन याद रख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। अब बात करते हैं
कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन की। तो कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारे पास पहला कंपाउंड है बेटा वो है O2, ठीक है ना। तो पहला जो प्रिपरेशन नंबर 1 है वो है हीटिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, KClO4, KNO3। अगर हम इन सबको हीट कर दें बेटा तो हमें O2 गैस मिलेगी, ठीक है, हमें O2 गैस मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल KMnO4, तो जब हम KMnO4 को हीट करेंगे, ठीक है ना, तो K2MnO4 मिलता है, MnO2 मिलता है और साथ में O2 मिलता है। और साथ में क्या मिलता है बेटा? O2, ठीक है। तो यहां पर हमें ऑक्सीजन गैस, तो कोई भी ऑक्सी सॉल्ट अगर है, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट तो जानते O2 नहीं मिलता, लेकिन नाइट्रेट, क्लोरेट, ठीक है ना, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, इन सबको हीट करने पे O2 मिलता है। K2Cr2O7 का भी सेम उसी तरीके से है कि अगर हम हीट कर देंगे तो K2CrO4, Cr2O3 और क्या मिलेगा बेटा? O2 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम KClO4 या KClO3 को हीट कर दें तो यहां से O2 बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा बेटा? KCl सॉलिड। तो इस तरीके से हम लोग O2 गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रेट को देख लो, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को अगर, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्राइट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? नाइट्राइट, KNO2 और O2 मिलता है। अब देखो एक चीज यहां पर और, मैंने बोला पोटेशियम नाइट्रेट को हीट कर दो तो KNO2 मिलेगा। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, इन चारों नाइट्रेट को तो नाइट्राइट मिलेगा और क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बाकी किसी भी नाइट्राइट हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड, NO2 और O2 मिलता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हम लोगों ने NO2 प्रिपेयर किया था लेड नाइट्रेट को हीट करके। अब इसी में देखो, तुम्हें पता है कि KNO3 को हीट करने पे KNO2 और O2, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग आ जाए, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर हमने हीट किया, तो ये बाकी जो मेटल नाइट्रेट होते हैं ना, जैसे टूटते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी टूटेंगे। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड, NO2 और O2 मिल जाएगा बेटा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग आता है तो वहां पे ये जो KNO3 है या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम नाइट्रेट वाले जो हैं वो मेटल ऑक्साइड, NO2 और O2 में, मतलब बाकी मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल नाइट्रेट की तरह टूटेंगे, ठीक है। सर बोलो। O3 वाला के स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाला ही था। नहीं, वो तो नॉर्मल, मैंने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग इनके लिए, ठीक है ना, क्योंकि KNO3 को सिंपली हीट करो तो वो KNO2 और O2 देते हैं। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग, वो तो नॉर्मल हीटिंग थी, ठीक है। कोई भी, यहां पे मैं बता देता हूं कि कोई भी मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, जस्ट हीट कर रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड, NO2 और O2 मिलता है। यहां पे कौन कौन से मेटल नहीं हो सकते? सोडियम नहीं हो सकता, पोटेशियम नहीं हो सकता, रुबिडियम नहीं हो सकता, सीजियम। क्यों? क्योंकि ये देख लो, इनके नाइट्रेट क्या करते हैं? KNO2 और O2। लेकिन अगर इनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दो तो ये भी सारे मेटल नाइट्रेट की तरह टूट जाएंगे, ठीक है। अब बात समझ गए? चलो, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। अब देखो, तुम लोगों को मैंने बताया था बेटा, जब एलिंगम डायग्राम बताया था तो हम लोगों ने देखा था कि मरकरी के जो ऑक्साइड होते हैं, जो सिल्वर के ऑक्साइड होते हैं, वो उनका डेल्टा जी बहुत ही लेस निगेटिव रहता है। देखा था ना हम लोगों ने? अगर तुम्हें ध्यान हो तो डायग्राम में मैंने ऐसा बताया था बेटा,
ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर डेल्टा जी हमारा 0 हो रहा है तो इसी के आसपास जो है मरकरी के ऑक्साइड या सिल्वर के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। तो हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव ऑक्साइड में मैंने इनको रखा है, हीटिंग ऑफ लो रिएक्टिव, क्योंकि जिनकी जो मेटल ऑक्साइड लेस रिएक्टिव है वो बिल्कुल उनका डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत कम होगा। तो इनको थोड़ी सी अगर हीट मिल जाती है बेटा, किसको, सिल्वर ऑक्साइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो इसमें तुरंत O2 बाहर निकल जाता है, मतलब ये रिएक्शन तुरंत बैकवर्ड में आ जाती है बेटा, ठीक है ना। सिल्वर और ऑक्सीजन गैस मिल गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये नीट में पूछी जा चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। मरकरी हमें किस में मिलेगा बेटा, लिक्विड में, सिल्वर किस में मिलेगा, सॉलिड में। तो ये हो गया लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हम लोग कहां से बताए हैं, फ्रॉम एलिंगम डायग्राम, जो हम लोगों ने बोला है, ठीक है ना, फ्रॉम एलिंगम डायग्राम। ये क्या होते हैं, थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली लेस स्टेबल। फिर हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड, ठीक है ना, हायर ऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हमारा ज्यादा हो, ठीक है ना, हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड। तो देखो जैसे PbO2 है बेटा, तो जरा गौर से देखो, तो लेड की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। अब तुम जानते हो कि लेड जो है, लेड पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, तो उस हिसाब से +4 लेस स्टेबल होगी, है ना, +4 क्या होगी बेटा, लेस स्टेबल। इसीलिए ये कहां जाना चाहेगा, ये +2 में जाना चाहेगा। तो जब हम हीट करते हैं तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और ये किस में चला जाता है बेटा, +2 में। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। तो यहां पर लेस स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसीलिए हीट करने पर PbO और O2 बाहर निकल गया है। तो ये हो गया प्रिपरेशन। उसके बाद एक और प्रिपरेशन जो हम लोग आजकल, जो अभी जब क्या कहते हैं, कोरोना फैला था सेकेंड वेव के टाइम में, ऑक्सीजन की देख रहे थे, है ना, कितनी कमी हो गई थी। तो क्या हो रहा था बेटा, लगातार फटाफट प्लांट लग रहे थे, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, एयर का लिक्विफिकेशन करवाते हैं बेटा। क्या करवाते हैं, एयर का लिक्विफिकेशन। ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। तो एक मेथड यहां पर मैं और लिख देता हूं जो हम लोग यूज करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल लेवल पे आजकल हम लोग कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या कह रहे हो सर? डिस्टिल्ड वाटर ऑक्सीजन बनाते हैं सर, वो नहीं यूज कर सकते हैं सर हाई स्केल पे? अच्छा, जो हम H2O को तोड़ के O2 बनाते हैं। यस सर, डिस्टिल्ड वाटर से। डिस्टिल्ड वाटर से बोल रहे हो? यस सर, यस सर। वो लेबोरेटरी लेवल पे होगी, उतनी ज्यादा हम लोग नहीं बना पाएंगे उससे, ठीक है ना। टफ मेथड है, उसमें अलग करना काफी मुश्किल होगा। ओके सर। इंडस्ट्रियल मेथड में देखो तो कैसे करते हैं बेटा, फ्रॉम लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, हम एयर को लिक्विफाई करते हैं, तो हमें O2 मिलेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस तरीके से हमें क्या मिलती है बेटा, O2 लिक्विड हमें मिलती है, ठीक है ना। फिर उसको हम लोग
अपने सिलेंडर में रखते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि जो हमारा इंडस्ट्रियल मेथड था बेटा, उसमें हम लोग क्या करते थे, हम अपने एटमॉस्फेयर से एयर लेते थे, उसमें उसको लिक्विफाई करते थे, लिक्विफाई करने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग O2 को निकालते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देख लो, ठीक है ना, O2 गैस अगर हमने लिक्विफाई कर दिया बेटा, तो O2 गैस हो गई, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वाली बात मैं बता रहा हूं कि एयर से फ्रॉम एयर हमने क्या किया, लिक्विफाई कर लिया। तो जब हम लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफाई करने के बाद O2 लिक्विड जो होती है ना बेटा, वो पेल ब्लू कलर की होती है। कैसी होती है, पेल ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा देते हैं उसके बाद, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि अभी मैंने बताया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा देते हैं। ये लिक्विड है, ठीक है ना, लिक्विड, ठीक है ना, O2 लिक्विड। तो ये डार्क ब्लू हो जाती है बेटा, कैसी हो जाती है, डार्क ब्लू कलर। तो ये हम लोग लिक्विफिकेशन से करते हैं। तो ये तो प्रिपरेशन में थी, प्रॉपर्टीज में नहीं, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ O2, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज हमारी यहां से है। तो प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट हम लोगों ने देखा है बेटा, कंबशन रिएक्शन, कई सारे एलिमेंट की कंबशन रिएक्शन देखी है, कई सारे एलिमेंट की हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी है। तो ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड इनर्ट गैसेस, ठीक है ना। गोल्ड और प्लेटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नोबल मेटल। तो नोबल मेटल और इनर्ट गैसेस को छोड़ दो तो बाकी सारी मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। बट टू इनिशिएट रिएक्शन, मैंने बोला था ना, जितनी भी हम लोगों ने O2 के साथ रिएक्शन करवाई थी वहां पे हम थोड़ी सी हीट जरूर देते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि हाई बॉन्ड एनर्जी होती है O2 की। तो बट टू इनिशिएट रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2। जैसे लिथियम की O2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी बेटा, थोड़ा सा हीट हमें देना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन टूट सके, तो ये Li2O बनेगा, ठीक है ना। P4 की O2 के साथ थोड़ी सी हीट तो देनी ही पड़ेगी, P4O10 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस कैसी है बेटा, ये सब एक्सोथर्मिक, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दोगे और बहुत सारी एनर्जी हमें रिलीज मिलेगी। N2 प्लस O2 की हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी बेटा, है ना। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो होने वाली है ही नहीं, क्योंकि यहाँ N2 और खतरनाक आ गया, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है तब जाके NO। यहाँ पे तो ओवरऑल प्रोसेस एंडो ही होती है ना। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में हम लोगों ने कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं, है ना, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है। जैसे कंबशन रिएक्शन हो गई, है ना, बहुत सारी कंबशन रिएक्शन, तो वो सारी हमारी क्या हो गई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गई। अच्छा, इसमें ऑक्साइड आता है बेटा, क्या आता है, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, ऑक्साइड के बारे में, ठीक है ना, ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। और मैंने पीरियड टेबल में भी लिखा है, यहाँ पर भी मैंने पहले बता दिया था कि ऑक्साइड में हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा, NO2 नोको ON2, नोको O2 ON2, नोको ON2, ON2 मतलब N2O, ठीक है ना। बेसिक ऑक्साइड हमारे, बेसिक ऑक्साइड में हमारे कौन से थे, मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए, न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे नो को, है ना, N2O। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक की ट्रिक मैंने बता दी थी बेटा।
तो ये सारी चीजें मैंने बता दी थी कि कौन सा ऑक्साइड। तो उसके अलावा मैंने ऊपर जो है मिक्स्ड ऑक्साइड भी बता दिया है, मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है ना। उसके अलावा सेस्किव ऑक्साइड बता दिया मैंने। सुपर ऑक्साइड जानते हो बेटा, सुपर ऑक्साइड पता है सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाता है? सर कृष्णा वाला सर करिश्मा। KRB। हाँ करिश्मा, करिश्मा कृष्णा जो भी तुम कह लो, है ना। KRCS को मिला के क्या बना दो, करिश्मा, ठीक है ना। परऑक्साइड जैसे ली का बेटा माँ के कार, है ना, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम ये सब जो है, कैल्शियम, ये सब हमारे ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है ना। परऑक्साइड किस कौन बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड इसमें से कौन होगा, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये भी मैं बता चुका हूँ, शायद लेक्चर 2 या 3 में किसी में बताया था, ठीक है ना पूरा। और बल्कि मैंने ऑर्डर भी निकाला था, एग्जाम्पल भी दिया था, और एम्फोटेरिक का भी मैं बता चुका हूँ। तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, ऑक्साइड से रिलेटेड, है ना, मतलब क्वेश्चन आता जरूर है, कहीं भी पूछे कैसे भी पूछे आता जरूर है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर मिक्स्ड में 2 एग्जांपल याद रखने हैं। हाँ मिक्स में 2 ही एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है ना, आयरन का और लेड का। यूज की अगर हम बात करें बेटा, तो पहला यूज वेल्डिंग में, ये हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा था, इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। तो बेटा ये टॉर्च मतलब कोई घर की बैटरी वाला टॉर्च नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास H2 का सिलेंडर होता है, O2 का सिलेंडर होता है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। मतलब किसी भी जो है मेटल की चीज को जोड़ने या तोड़ने के काम आता है। लिक्विड O2 इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, ठीक है ना, रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल जो जब भी हम स्पेस में रॉकेट भेजते हैं तो वहां पर लिक्विड O2 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो N2H4 हाइड्राजीन जो होता है, हाइड्राजीन वहां पे एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके कंबशन के लिए O2, तो N2H4 का O2 के साथ जब रिएक्शन होता है तो NO और H2O बनता है। ये होता है हमारा एग्जॉस्ट ऑफ रॉकेट, ठीक है ना। और बेटा जब ये जो एग्जॉस्ट है ना, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, मतलब अपने लिए अच्छा नहीं है ये चीज, ठीक है ना। ओजोन लेयर डिप्लेशन इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम एग्जॉस्ट और सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स might be slowly depleting the concentration of ozone layer in the upper atmosphere। मतलब ओजोन जब, जाहिर सी बात है, ओजोन लेयर में जाएगा, है ना, उसके थ्रू ही तो जाएगा बाहर की तरफ, तो जो एग्जॉस्ट होगा वो ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो NOO3 के साथ रिएक्शन करके NO2। तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। NO क्या होता है, प्राइमरी, क्योंकि ये डायरेक्ट बनता है। और NO2 जो है ये एक पॉल्यूशन से जो दूसरा पॉल्यूशन क्रिएट होने वाला हो गया, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो NO को ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 में, खुद रिड्यूस हो जाता है O2 में। तो इस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लेशन होती है। अब हम लोग बात करेंगे ओजोन की। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है ओजोन, O3, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखो, O2 हमारे पास है ऑक्सीजन गैस, हमें जो है ना अपने अर्थ सरफेस पर बनाना है, O2 गैस से O3 गैस बनाना है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज देते हैं बेटा। क्या मतलब होता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का? तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी हाई एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी हाई एनर्जी, ठीक है ना? रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी हाई एनर्जी, ये मतलब है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। बहुत भयानक वाली हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो O2 जो है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा? ओजोन में कन्वर्ट होता है। इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी देखो इसमें खेल देखो बेटा, खेल। O2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। और ओजोन, अगर हम ओजोन को देखें, ठीक है ना, ओजोन को देखें, देखो ये प्रोसेस हमारी क्या है? ये प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? एंडो। ये हमारी प्रोसेस क्या है बेटा? एंडो है, ठीक है ना? क्या है प्रोसेस? एंडो है। अभी मैं ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर बताता हूं। तो क्या है? एंडोथर्मिक। अच्छा, डेल्टा एस क्या होगा बेटा? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? बताओ मुझे। नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत बढ़िया, नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एनजी नेगेटिव है। एलिंगम डायग्राम में हम लोगों ने देखा था ये चीज। और तुम जानते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा डेल्टा एस निगेटिव है तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और डेल्टा एच भी क्या है? पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल डेल्टा जी क्या आ गया? पॉजिटिव। मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब इतनी आसानी से हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? ये क्या बता रही है? तो नॉन स्पॉन्टेनिटी को, किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर करवाना है ना, तो एक तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और दूसरी चीज प्रोडक्ट भी उतना नहीं मिलने वाला। प्रोडक्ट भी उतना नहीं मिलने वाला। हाँ बोलो। सर डेल्टा एनजी कैसे पता कि सर पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा यार डेल्टा एनजी। देखो यहाँ पे, यस सर नेगेटिव होगा। वो तो कैसे डेल्टा, पता? यहाँ पर देखो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 2, और मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 3। तो 2 माइनस 3 कितना आएगा? ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और दूसरा रीजन तुम ऐसे देख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और यहां पर ओजोन का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, बेंट स्ट्रक्चर होता है ये। अगर तुम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, ठीक है ना? मतलब अब देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। अब तुम्हें पता है बेटा, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल अगर बनाना है तो आसानी से बनने वाला नहीं है। इसीलिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है यहां पर। और मैं यील्ड बता दूं तुम्हें, यील्ड, इतनी मेहनत से हमने बनाया, इतनी मेहनत से हमने बनाया ओजोन को, और जो हमारी यील्ड आई बेटा, कितनी आई? 10%। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद हासिल क्या हुआ बेटा? 10%, ठीक है ना? अब तुम कहोगे कि सर ओजोन लेयर जो अपनी अर्थ के है ना, मतलब इन्वायरमेंट को ढके हुए है। हाँ बोलो सर। डेल्टा एनजी अगर, तो सर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा ना? जैसे नहीं, डेल्टा माइनस एस में निगेटिव माइनस होगा। होगा। डेल्टा एस निगेटिव होगा, स्लो पॉजिटिव होगा, जो तुम एलिंगम डायग्राम में देखे थे, ठीक है? और यहां डेल्टा एस निगेटिव है, ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सर।
ठीक है, तो यहाँ यील्ड कितनी होती है बेटा 10%। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर ये जो अपना ओजोन लेयर बना है वो कैसे स्टेबल है, तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा कि हमारे तक अल्ट्रा वायलेट रेज आती है क्या? नहीं आती, बिल्कुल छन के एकदम ऐसी रहती कि बस मतलब बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन ओजोन लेयर पर, जहां ओजोन लेयर बनी है, वहां पर अल्ट्रा वायलेट और बहुत तगड़ी तगड़ी बहुत वेरी हाई एनर्जी वाली रेज जो है वहां पहुंचती हैं। तो वो रेज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर पहुंचती हैं, तो ओजोन को स्टेबलाइज रखती हैं बेटा। ओजोन को स्टेबल रखने के लिए लगातार उतनी एनर्जी चाहिए। तो जो रेज आ रही है बेटा, जो रेज आ रही है वो अपने साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आ रही हैं, और वो एनर्जी क्या कर रही हैं? ओजोन को स्टेबलाइज, इसीलिए ओजोन लेयर स्टेबल होती है। ठीक है ना? तो ये थी हमारी, अगर हमें अर्थ पे लैब में बनाना है तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना रहेगा ओजोन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये 1.5 कैसे आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर? यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना है? 1 2 3, टोटल बॉन्ड 3 है। और पेयर कितने हैं? 2 पेयर हैं। 1 पेयर है, 2 पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेयर, या टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहले मतलब ओजोन की प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कलर की। कलर है ना, तो जो ओजोन होता है, ओजोन गैस जो होती है वो पेल ब्लू कलर की गैस होती है। अगर हम उसको लिक्विफाई कर दें तो डार्क येलो कलर की हो जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से। ठीक है ना? और जब वो सॉलिड में तो वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड हो जाता है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया ओजोन का कलर। आगे देखते हैं। अब देखो ओजोन जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। तुम जानते हो कि बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से ये ऑक्सीजन को निकाल देता है। ठीक है ना? तो ओजोन जो है, O3 जो है, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ओजोन बड़ी आसानी से खुद को O2 में और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन सामने वाले में ज्यादातर किसी को भी, जनरली किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मैं वो रिएक्शन दिखा देता हूं बेटा। तो ओजोन किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देखो O3 जो है ना बेटा, सर ओजोन। 1 सेकंड कर दो। अच्छा, हो गया। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन देखो। तो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब ओजोन की प्रॉपर्टीज में देखो, ओजोन की रिएक्शन में, कि O3 क्या है बेटा? एक बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये खुद क्या होगा? थोड़ा सा मैं इसको करता हूं। हाँ, रिड्यूस। खुद हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है ना? खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो कहां जाएगा रिड्यूस होकर? तो ये चला जाएगा किस में बेटा? O2 में। तो खुद चला गया O2 में। अब जो भी सामने आ जाए, अब देखो यहां जो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं बेटा, ये रिएक्शन तुम्हें दोबारा दिखाई देंगी, दोबारा तुम्हें मिलेंगी ये रिएक्शन। ठीक है ना? अगर हैलोजन हमारा होगा, हैलाइड X माइनस के फॉर्म में अगर होगा, तो ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट X माइनस को कहां लेकर जाएंगे? अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो X2 में ही लेकर जाएंगे। नाइट्रोजन -3 में था बेटा, तो -3 को ऑक्सीडाइज करके N2 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहां पर हैलोजन कौन कौन होगा? तो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी तीनों हो जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके अलावा अगर फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, या फॉस्फोरस +3, इसकी अगर हम ओजोन से रिएक्शन करवाएं बेटा,
तो फॉस्फोरस +1 या +3 को ऑक्सीडाइज करके कहां भेजेगा? इसकी मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 में। ठीक है ना। H3AsO3 को कहां भेजेगा? H3AsO4 में। मतलब ये +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में भेज देगा बेटा? +5 में भेज देगा। K2MnO4 मैग्नीज +6 में है, तो +6 ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा? +7 में ही जा सकता है, उसके अलावा तो और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो +7 में चला जाएगा। लेड सल्फाइड, सल्फाइड में सल्फर -2 है बेटा, तो सल्फर -2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फर +6 में सीधा कहां जाएगा? सल्फर +6 में जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक खास बात यह है बेटा, PbS जो होता है ये ब्लैक पीपीटी होता है, ब्लैक पीपीटी। जैसे पहले के टाइम में जो क्या कहते हैं पेंट होता था, व्हाइट वॉश जो होता था, है ना, घर होता था, जो पुराने पुराने घर होते थे व्हाइट वॉश होता था, तो वो धीरे धीरे क्या होता था, धीरे धीरे उस पे ब्लैक स्पॉट आ जाते थे। क्या होता था? उस पे ब्लैक स्पॉट, काले काले धब्बे आ जाते थे। क्यों आ जाते थे काले काले धब्बे? क्योंकि PbS जो है वो धीरे धीरे क्या होता था कि मतलब काले काले धब्बे क्यों आ जाते थे, ये ब्लैक पीपीटी क्यों आ जाता था? ठीक है ना। तो ये इसलिए आता था क्योंकि जो भी हमारा व्हाइट वॉश होता है उसमें मिलता था लेड। क्या मिलता था बेटा? लेड, लेड मिलता था, और एटमॉस्फेयर में मिलता था H2S। ये कहां से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो धीरे धीरे, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली वो लेड सल्फाइड बना लेता था। तो धीरे धीरे जो व्हाइट वॉश होता था वो काला पड़ जाता था। तो उसको रीस्टोर करने के लिए हम क्या करें? उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ डाल दें। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। यहां O3 है, तो ये O3 क्या करेगा? PbS को PbSO4 में, मतलब व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट कर देगा। व्हाइट पीपीटी मतलब जो ब्लैक हो गया था वो फिर से क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं? इस रिएक्शन को यूज कैसे करते हैं? यूज्ड टू रीस्टोर, ठीक है ना, यूज्ड टू रीस्टोर ओल्ड पेंटिंग, ठीक है ना, ओल्ड पेंटिंग। यूज टू रीस्टोर ओल्ड पेंटिंग, ठीक है। ये वाली रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड में देखा था बेटा कि नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को पैरेंटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी नॉन मेटल को किस में कन्वर्ट कर देगा? पैरेंटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, पैरेंटिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा मरकरी को ऑक्सीडाइज करके HgO में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टेलिंग ऑफ मरकरी, टेलिंग ऑफ टेलिंग ऑफ मरकरी बोला जाता है, ठीक है ना। टेलिंग ऑफ मरकरी एक्चुअली क्या है? जैसे मान लिया तुमने एक ट्यूब में मरकरी ले लिया, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर इसके साथ, मरकरी के साथ Hg का कांटेक्ट आ जाए, ठीक है ना, तो तुमने देखा होगा बेटा टेलिंग का मतलब यहां पर मरकरी की टेलिंग ऑफ मरकरी का मतलब क्या है? जैसे देखा होगा ना कि कभी हम लोग पेंट करते हैं, जब पेंट करते हैं तो पेंट जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता है। तो नीचे गिरता है तो पेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब इस फॉर्म में ऐसे पतली पतली जो है वो बनाती है ना। या जैसे मान लिया किसी वॉल से पानी नीचे आता है ना, पानी हल्का थोड़ा थोड़ा पानी जैसे नीचे आ रहा है ना, तो बिल्कुल उसी टाइप से टेल बन जाती है। उसी टाइप से क्या बन जाती है बेटा? टेल, ठीक है, जब मरकरी ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। फिर सिल्वर के साथ जब ओजोन रिएक्शन करता है, ठीक है ना,
सिल्वर के साथ तो सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है जो कि थर्मली लेस स्टेबल होता है। उसके अलावा मॉइस्ट I2 और ड्राई I2, ये भी रिएक्शन देखो, मॉइस्ट I2, ठीक है ना, कि मॉइस्ट I2 की जब रिएक्शन होती है ओजोन के साथ तो I2O5 बनाता है। क्या बनाता है? I2O5 बनाता है। और ड्राई I2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो I4O9 बनाता है। क्या बनाता है? I4O9। देखो इसको याद रखने का एक लॉजिक देता हूं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है एक बार, ठीक है ना, तो पूछ सकता है। और देखो, तो मॉइस्ट I2 का मतलब हो गया बेटा, जैसे एक हो गई गीली चीज, एक हो गई सूखी चीज, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई ऐसी चीज जो डायरेक्ट गीली चीज कुछ ऐसा मिलता है या मार्केट में मिल रही है, तो उसको सुखा कर अगर बेचेंगे, है ना, जैसे मार्केट में कुछ लेके थोड़ा सा गीली है तो जो गीली है उसको सस्ता दे दिया। जैसे एक होता नहीं है कि कभी कभी क्या बोलते हैं यार उसको, कुरकुरा होता है थोड़ा सा, एकदम वो हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, पानी हल्का सा मॉइस्चर अगर लग जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर अगर लग जाता है तो वो हल्का हो जाता है, मतलब उतना कुरकुरा नहीं रहता। जैसे चिप्स विप्स खाते होंगे तो क्या बोलते हैं उसको यार, नमी पड़ जाती, नमी पड़ जाती है ना। हाँ क्रंची हाँ हाँ, तो नमी पड़ जाती है। हो जाता है। तो जो गीली, अब जैसे जब नमी पड़ गई बेटा तो वो तो उसका तो कोई वो नहीं रहा ना, मतलब वो चीज सस्ती हो जाएगी। तो जो गीली चीज हो गई वो सस्ती हो गई, और उसको सुखाकर अगर बेच रहे हैं तो थोड़ी महंगी हो गई, सुखाकर बेच रहे हैं तो महंगी हो गई। तो गीली चीज मतलब सस्ती हो गई, और सुखाकर अगर कुछ बेचा जा रहा है तो वो थोड़ी महंगी होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही थोड़ा सा लॉजिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ याद करने का। तो मॉइस्ट I2 मतलब थोड़ी सी गीली हो गई बेटा, नमी वाली हो गई, तो ये I2O5। और ड्राई I2 सूखी हो गई I4O9। मतलब आयोडीन ऑक्सीजन दोनों में है, लेकिन एक में 2,5 है, मतलब एक जो है हमारी 25 रुपए की हो गई और एक हमारी उसके डबल रेट की हो गई। तो ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कि जो 25 की हो गई वो जो हमारा नमी वाला I2 था, मॉइस्चर वाला I2 था, उससे क्या बना था, मतलब वो सस्ती होगी, मतलब 25 रुपए वाली होगी, मतलब I2O5 बनेगा, ठीक है ना। और ड्राई I2 लोगे तो डबल रेट, तो डबल रेट मतलब ये I4O9 हो गया। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, I4O9 जो है ये टूटता कैसे है बेटा, ये एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता है, IiO3 का होल थ्राइस ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये टूटेगा, ठीक है ना, ये सॉलिड में मिलता है, और ये जब आयनाइज होगा तो कैसे आयनाइज होगा, I+3 और IO3-, I+3 और IO3-। ये जो है एविडेंस है मेटेलिक नेचर ऑफ आयोडीन का, मतलब आयोडीन के अंदर मेटेलिक नेचर होता है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है I4O9 कंपाउंड, क्योंकि I4O9 को पानी में डालोगे तो I+3 और IO3- में अलग हो जाएगा। तो यहां पर ये बात मैं लिख देता हूं, एविडेंस ऑफ बेसिक नेचर ऑफ आयोडीन, एविडेंस ऑफ बेसिक नेचर ऑफ आयोडीन। तो ये जितनी रिएक्शन मैंने एक साथ कलेक्ट करके बताई है, ये भले ही तुम्हें एनसीईआरटी में ना दिखे, मतलब एनसीईआरटी के पी ब्लॉक में नहीं, लेकिन अलग अलग जगह तुम्हें मिल जाएगी। मैंने सबको एक साथ कलेक्ट करके लिखा है, ठीक है ना। जैसे ये वाली रिएक्शन तुम्हें एनसीईआरटी में दिख जाएगी, ये वाली रिएक्शन दिख जाएगी, ये इस टाइप की रिएक्शन, ये K2MnO4 वाली रिएक्शन, PbS वाली रिएक्शन दिख जाएगी, नॉन मेटल को पैरेंटिक एसिड में कन्वर्ट करना, ये दिख जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो आगे भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज देखेंगे। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा X- को X2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, या मैग्नीज, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो अपने आप ऑप्शन से पता चल जाएगा। कैसे, जैसे मान लियो ओजोन है, ओजोन K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो K2MnO4 में मैग्नीज की +6 है, तो ऑक्सीडाइज होकर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। अब +6 से ज्यादा मैक्सिमम कौन सी है, +7, तो +7 वाला जो भी ऑप्शन में रहेगा उस पर टिक कर देंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। सर वो पीबी कहाँ से मिला था जो H2S के साथ रिएक्ट कर रहा था? पीबी तो वो उसमें ही होता है जो चूना होता है ना बेटा, मतलब जो व्हाइट वॉश करने में जो पेंटिंग होती है उसमें लेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है सर।
अच्छा, इसमें एक रिएक्शन और H2S वाली, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काम आएगी अभी आगे। H2S, H2S को कन्वर्ट कर देगा S में। S को बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। मिल्क ऑफ सल्फर। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा, ठीक है ना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हें मिल जाए, H2S को सल्फर में ही भेजेगा, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। यहां ओजोन है, ओजोन ले लेंगे। KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी H2S को S में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कोई भी ले लो। आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा सल्फर? नहीं, रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना। यस सर। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन बाई आइडोमेट्री, ठीक है ना। ओजोन का जो भी हमने कॉन्सेंट्रेशन बनाया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए, ये है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो हम कैसे पता करेंगे? तो मान लिया तुमने ओजोन प्रिपेयर किया, ओजोन, अब ओजोन गैस में है ना, मतलब जो भी मिली वो अननोन है। क्या है? अननोन। तो क्या किया तुमने? पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसकी रिएक्शन करवा दिए, ठीक है ना। अब जो भी है एक्सेस में तुमने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया बेटा, एक्सेस में, ठीक है ना, डालते गए। तो वॉयलेट कलर कब तक बनेगा? जब तक ओजोन रहेगा। तो I2 मतलब वॉयलेट कलर वहां पे अपीयर हुआ, और साथ में क्या बना? K2O। तो वहां पर बोरेट बफर, एक बफर सोल्यूशन बोरेट का डाल के रखते हैं, बोरेट बफर इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? टू एब्जॉर्ब K2O, ताकि K2O रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो ओजोन जितना भी था उसकी मदद से वॉयलेट कलर मिल गया। अब तुम्हें पता करना है कि I2 का अमाउंट कितना है, क्योंकि अगर I2 का पता चल गया तो ओजोन का पता चल जाएगा। तो I2 का पता करने के लिए क्या किया? उसमें हाइपो सोल्यूशन डाल दिया बेटा। सोडियम थायोसल्फेट है ना, ये सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग हाइपो भी कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइपो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? हाइपो। देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 है, कितनी है? +2, ठीक है ना। तो सल्फर ऑक्सीडाइज होगा और आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा। तो Ki यहां पर K प्लस, और सॉरी ये NaI मिलेगा, NaI I-1। तो जो भी वॉयलेट कलर होगा, वॉयलेट कलर, ठीक है ना, हाइपो क्या करेगा उसको? अब हाइपो की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा वो नोन होगी। हाइपो की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? नोन कॉन्सेंट्रेशन। हाइपो की नोन है, तो हाइपो की मदद से I2 का, जब तक है ना, जब पूरा वॉयलेट कलर खत्म हो जाएगा वहीं पर रिएक्शन रोक देंगे। तो हाइपो की कॉन्सेंट्रेशन की मदद से I2 का निकालेंगे, और I2 अगर निकल गया तो फिर ओजोन का भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम ओजोन का एस्टिमेशन करते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ओजोन हमारे पास अननोन है, तो I- क्या करेगा? ओजोन जो है I- को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, ठीक है ना। तो जितना भी ओजोन रहेगा वो पूरा Ki से रिएक्शन करके I2 मतलब वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो गया। अब I2 में हम क्या करते हैं? हाइपो, है ना, I2 को हाइपो सॉल्यूशन को I2 में डालते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कह सकते हो, ठीक है ना। तो वॉयलेट कलर जैसे ही डिसअपीयर होता है हम रुक जाते हैं। तो हाइपो की कॉन्सेंट्रेशन नोन थी, ठीक है ना, हाइपो की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी बेटा? नोन थी। उसकी मदद से I2 का निकाल लिया, I2 पता चल गया तो I2 की मदद से ओजोन का निकाल लिया, ठीक है।
यूज देख लो, यूज्ड एज germicide, disinfectant and for sterilizing water, used as bleaching agent and act as an oxidizing agent in the manufacture of potassium permanganate। ठीक है ना, जैसा कि तुमने ऊपर देखा K2MnO4 से KMnO4 बनाने के लिए हम लोग ओजोन का यूज किए हैं। ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशन हो गया। उसके अलावा एक और चीज आता है बेटा, ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है ना, तो यहां पर मैं पूरा ब्लीचिंग नेचर बता देता हूं। ये परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है, परमानेंट। हमसे पूछा जाएगा ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा या कौन परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, तो देखो ब्लीचिंग नेचर यहां बता देता हूं मैं। ब्लीचिंग नेचर दो होता है हमारे पास, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कलर, है ना, कलर का रिमूव करना। तो टेम्परेरी का टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिडक्शन। और परमानेंट जो होता है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल देखो, SO2, जब तुम SO2 को पानी में डालोगे तो ये 2H और SO3 मिलेगा पहले। अब यही 2H क्या करेगा, कलर को रिड्यूस कर देगा। तो जो भी कलर्ड मटेरियल होगा या कलर्ड सब्सटेंस ले लो, उस पे जब हाइड्रोजन आकर स्ट्राइक करेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड कलर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, रिड्यूस्ड कलर मिलेगा, रिड्यूस कलर मिलेगा। अब कलर रिड्यूस हो गया। अब तुम जानते हो बेटा, जैसे मान ले तुमने अपना कपड़ा जो है, अपना कपड़ा मान लो, अपना कपड़ा जो है वो तुमने ब्लीच करवाया, ठीक है ना, तो मान लिया SO2 की मदद से करवाया ब्लीच, ठीक है, तो क्या हुआ, कलर तुम्हारा रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया। अब तुम लगातार किसके, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होना, मतलब O2 लगातार तुम्हारे कपड़े से टच, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो रिड्यूस कलर वापस कलर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन बाई एयर। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन बाई एयर मतलब रिडक्शन का उल्टा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। तो O2 मिली तो वापस चला जाएगा ना, रिड्यूस वापस किस में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज कलर, मतलब ठीक है ना, कलर्ड वापस आ जाएगा, कलर। और ड्यू टू ऑक्सीडेशन की बात करें अगर हम, तो इसका एग्जांपल देखो, ओजोन ले लो, तो ओजोन किस में टूटेगा, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ। देखो कलर की स्पेलिंग में यू लगाया है या नहीं लगाया, उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो कलर्ड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कलर यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा कलर, ये कलरलेस बन जाएगा। अब अगर ये कलरलेस बन गया, अब ये किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से। अब तुम परमानेंट ब्लीचिंग करवाने के बाद, मतलब ओजोन से ब्लीचिंग करवाने के बाद अब कितना भी ऑक्सीजन आ जाए तो कलरलेस का फर्दर ऑक्सीडेशन ही होगा ना, जो होगा तो ऑक्सीडेशन होके बैकवर्ड तो जाएगा नहीं बेटा, है ना। तो यहां पर वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना, वापस यहाँ पे कलर नहीं मिलेगा। तो ये परमानेंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। तो ये ध्यान में रखना बेटा कि SO2 जो है वो हमारा टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ओजोन जो है हमारा वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। आगे भी हम लोग और कई सारे ब्लीचिंग एजेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
अब हम लोग आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर पर। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की अगर हम बात करते पास जो हमें पढ़ना है, वैसे कई सारे एलोट्रॉप होते हैं लेकिन हमें पढ़ना जो है वो कुछ यहां पर है, तो जिसमें दो पार्ट में, एक हो गया हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी हो गई हमारी एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक हमारे पास हो गया रोम्बिक सल्फर और दूसरा है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर। और मोनोक्लिनिक को हम लोग बोलते हैं बीटा सल्फर। ठीक है ना, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक को बीटा और रोम्बिक को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा सल्फर बोलते हैं। अब देखो अल्फा सल्फर को अगर हीट कर दो, इसका टेम्परेचर अगर हम ग्रेटर देन 369 ले लें, ग्रेटर देन, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, टेम्परेचर भी, यहाँ पे टेम्परेचर भी याद रखना है। तो अल्फा सल्फर जो है अगर उसको लिया है और हम हीट करके टेम्परेचर अगर 369 से ज्यादा ले लें तो वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, 369 केल्विन से कम कर दें, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अल्फा सल्फर में। ठीक है ना, अल्फा सल्फर में। मतलब अल्फा सल्फर का एग्जिस्टेंस जो आता है वो कम टेम्परेचर पर आता है और बीटा सल्फर का जो एग्जिस्टेंस आता है वो हाई टेम्परेचर पे आता है। अब मैं तुम्हारा लॉजिक यहाँ पे जानना चाहूंगा, ठीक है ना, कि अल्फा सल्फर लो टेम्परेचर पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल है, बीटा सल्फर हाई टेम्परेचर पे। तुम क्या मुझे बता सकते हो कि दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? डाउट पूछना है क्या? बीटा सल्फर। बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है ना, बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर 369 केल्विन जो हमारे पास है ना, अगर हम ये पूछ लिया जाए कि 369 केल्विन पर क्या होगा बेटा, तो इक्विलिब्रियम पे होंगे दोनों। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। CO2 के बाद N2, N2 के बाद O2, O2 के बाद H2, H2 के बाद हीलियम। फर्स्ट ऑप्शन है ना इसका? कहाँ दिक्कत हो रही है इसमें? देखो वॉन्डर वॉल रेडियस मत लो कि तो लिक्विफाई कर रहे हैं ना, एटम पास आ रहे हैं। ठीक है, बी में साइज देखा जाता है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है ना, 369 केल्विन, मतलब यहां पर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो हमारा सल्फर एग्जिस्ट करता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? एक तो एक फॉर्म होती है सल्फर की S8 और दूसरी होती है S6। ठीक है ना, मैं दोनों को बताऊंगा वन बाय वन। तो ये क्रिस्टलाइन हो गया, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। ठीक है ना, दूसरी जो फॉर्म होती है बेटा वो एमॉर्फस होती है। एमॉर्फस जानते ही हम लोग, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो इसमें प्लास्टिक सल्फर होता है, पोलाइडल सल्फर या मिल्क ऑफ सल्फर होता है, जो अभी हम लोगों ने बनाया था मिल्क ऑफ सल्फर, उसको हम लोग कोलाइडल सल्फर भी बोलते हैं, और रॉल सल्फर। तो वन बाय वन हम लोग सबके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है ना, उससे पहले मैंने क्या बताया बेटा कि सल्फर की जो फॉर्म होती है, ठीक है ना, एक तो S8 फॉर्म होती है। तो S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? क्राउन की तरह। किसकी तरह? मिसवर्ड वाला जो क्राउन होता है उसकी टाइप का ये स्ट्रक्चर। कितना हो गया यहाँ पे? 8। ठीक है ना, ये S8 का स्ट्रक्चर हो गया बेटा। ठीक है, और दूसरी होती है बेटा, दूसरी फॉर्म जो हमें मिलती है वो S6 मिलती है। कौन सी मिलती है? S6। ये तो होता है
क्राउन की तरह या पकड़ रिंग बोला जाता है। क्राउन स्ट्रक्चर, ये देखो क्राउन स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, क्राउन या पकड़ रिंग, पकड़ रिंग बोला जाता है, वही जो बिल्कुल क्राउन की तरह होती है ये इस टाइप से, ठीक है ना। S6 का फॉर्म कैसा होगा बेटा? S6 मतलब चेयर फॉर्म, ठीक है ना। S6 मतलब इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से चेयर की तरह, ठीक है। दो फॉर्म में हमें सल्फर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात, S2 भी एग्जिस्ट करता है बेटा, लेकिन S2 जो एग्जिस्ट करता है वो एट वेरी हाई टेम्परेचर। पता नहीं आगे मैंने बनाया है कि नहीं, नहीं लिख देता हूं मैं यहां पे कि S2 also exist at हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं एग्जिस्ट करता बेटा, हाई टेम्परेचर पे। उसके अलावा S2 क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, पता है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये चीज, तो यहां पर देख सकते हो बेटा कि हमारा जो सल्फर है S8 मॉलिक्यूल जो हमें मिलेगा वो क्राउन स्ट्रक्चर में जो हम लोगों ने देखा अभी। दूसरा रोम्बिक सल्फर, तो रोम्बिक सल्फर हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, जैसा कि यहां पर तुम्हें दिखाया गया है। रोम्बिक सल्फर कैसा होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल शेप का मिलता है, ठीक है ना। तो एबव 369 केल्विन पर ये किसमें? मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक कैसा होता है बेटा? निडल की तरह, ये देखो निडल लाइक स्ट्रक्चर। और टेम्परेचर कम कर देंगे बिलो 369 पर, किसमें आ जाएगा? रोम्बिक सल्फर में, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग मतलब स्टार्टिंग से कि रोम्बिक सल्फर है ना और मोनोक्लिनिक सल्फर में डिफरेंस देखते हैं। पहले इसको देख लो, स्क्रीनशॉट वोट लेना है तो ले लो। अच्छा, एक और चीज देखो, तुम लोगों को पता है कि वो KVPY की कभी कभी क्लास लगती है ना। तो अगर जो भी फ्री रहा करे तो मैं लिंक भेज दिया करूंगा, आ जाए करो, क्योंकि 2 ही 4 बच्चे रहते हैं, है ना। तो ऐसे सबको बताता हूँ तो तुम लोगों का भी फायदा हो जाएगा, जो भी है ना। जैसे ऑर्गेनिक की कुछ चीजें बता दूंगा, है ना। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको भी तुम उसमें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो KVPY लगती है ना, तो उसमें मैं लिंक भेज दिया करूंगा, तो तुम लोग आ सकते हो। उसमें कुछ ऑर्गेनिक का ऐसे ही बता देंगे, है ना, तो थोड़ा सा और ऑर्गेनिक जो आने वाली है उसमें मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कोई वो नहीं है, मतलब जब भी लगे तो आ जाए करो यार। आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइंस है ना, तो क्रिस्टलाइन सल्फर में हमारे पास 2 हो गए बेटा, एक रोम्बिक सल्फर हो गया, ठीक है ना, और एक मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। एक रोम्बिक सल्फर और एक मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को बीटा बोलते हैं। रोम्बिक सल्फर को कैसे बनाया गया देखो, रोम्बिक सल्फर crystals are formed on evaporating the solution of Roll sulfur in CS2। हमने क्या किया है बेटा, है ना, are formed on evaporating the solution of Roll sulfur in CS2, ठीक है ना, Roll sulfur in CS2। तो रॉल सल्फर को जब हमने CS2, मान लो कि ये एक इस तरीके से डिश होती है बेटा, खाने वाली डिश नहीं जिसमें हम लोग बना रहे हैं ना। तो इसमें क्या किया हमने, रोम्बिक सल्फर आर फॉर्म कैसे, रॉल सल्फर लिया, ठीक है ना, और रॉल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या कर दिया, मिक्स करके इवोपोरेट करवा दिया। तो जो बना वो क्या बना, रोम्बिक सल्फर बना, ठीक है ना। अब देखो, जब रोम्बिक सल्फर, अक्सर तुमने देखा होगा जैसे घर पे जब दूध आता है तो देखते हो बेटा थोड़ी देर बाद, जब मतलब गर्म करने के बाद, जब मतलब पूरा गर्म हो गया दूध, उसके बाद अलग से जब रखते हो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर लेयर जम जाती है ना, लेयर मलाई वाली, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या जम गई बेटा, यस सर।
ऊपर लेयर जम गई रोम्बिक सल्फर तैयार होने के बाद। तो ये नीचे मॉल्टेन फॉर्म में है, मॉल्टेन की फॉर्म में है, ठीक है ना। अच्छा, फिर मोनोक्लिनिक पे आते कि ये कैसे मिलता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन ए डिश एंड कूलिंग। तो देखो कैसे बनाते हैं। हमने क्या किया, रोम्बिक सल्फर हमने तैयार कर लिया था, सॉलिड में था, इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये मॉल्टेन आ गई। अब मॉल्टेन में आने के बाद हमने छोटे छोटे होल कर दिए बेटा, 2 छोटे छोटे होल इस तरीके से। 2 छोटे छोटे होल करने के बाद क्या किया, वो काफी गाढ़ा होता है, दूध जैसा पतला नहीं होता, तो उसको पलट दिया बेटा। जैसे तुमने क्या किया, बर्तन को पलट मत देना और ना धोए जाओगे, है ना। तो उसमें क्या किया, 2 छोटे छोटे होल कर दिए और उसको पलट दिया। तो पलटने के बाद क्या होगा बेटा, जो भी अंदर का लिक्विड पार्ट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, है ना। हमने क्या कर दिया बेटा, डिश को पलट दिया। तुमने क्या किया, दूध के बर्तन को पलट दिया। तो पलटना मत वरना धोए जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक है ना, निकल गया। निकलने के बाद हमने क्या किया, ये जो पूरी लेयर थी बेटा, ये जो पूरी लेयर थी, उस लेयर को बाहर निकाला। जब उस लेयर को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये आउटर वाला पार्ट था वो बिल्कुल थोड़ा सा साफ सुथरा दिखेगा, अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा खींचा खींचा दिखेगा, ये निडल टाइप का दिखेगा। जैसे तुमने देखा होगा जब पिज्जा खाते हो बेटा, तो उसमें जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, चीज होती है। जब खींचते हो तो थोड़ा सा, है ना, वो होता है ना, एकदम रबर की तरह खींचती है कि नहीं खींचती है ना। और खींचने के बाद जो उसका बिल्कुल अजीब सा वो हो जाता है, शेप हो जाता है। तो बिल्कुल उसी टाइप से कि जब हमने उसको पलटा तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा अजीब सा शेप, मतलब ऐसा लग रहा है कि खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो वो निडल टाइप का बनता है। तो ये निडल लाइक शेप बन जाता है, निडल शेप फॉर्म में। तो ये निडल शेप ऐसे बनता है। तो ये हमारा क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, जो निडल शेप्ड होता है, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर कैसे बनता है बेटा, तुमने रोल सल्फर लिया। अभी रोल सल्फर कैसे बनता है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। रोल सल्फर को पहले कार्बन डाइसल्फाइड में डाला, अच्छे से मिक्स किया, हीट कर दिया, ठीक है ना, CH2 को उड़ा दिया, बचा जो सल्फर वो रोम्बिक सल्फर है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी तुमने बताया हाई टेम्परेचर पर बीटा सल्फर यूज एग्जिस्ट करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा होना चाहिए, कौन ज्यादा डेंस मिलेगा बेटा, अल्फा सल्फर ज्यादा डेंस मिलेगा या बीटा सल्फर ज्यादा डेंस मिलेगा, क्या कहते हो। बीटा वाला। अल्फा। देखो अल्फा। मैं लॉजिक के साथ बताता हूं बेटा। तुमने हीट किया, जब हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, जो भी सल्फर के पार्टिकल होंगे वो थोड़ा बहुत दूर चले जाएंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे, मतलब उतना डेंस नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास रहेंगे, और ज्यादा पास पास अगर रहेंगे तो ज्यादा डेंस भी होंगे। तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों क्यों इनसॉल्युबल क्यों होंगे, क्योंकि नाम बोलो। एसिड नॉन पोलर है। लेकिन सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड ड्यू टू वीक वॉन डर वाल फोर्स, तो दोनों सॉल्युबल होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं बेटा, तो आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे। नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर वो क्या चीज नीडल शेप में बताए थे, एक बार और बता दीजिएगा। निडल शेप में ये मतलब जब हमने उस जो लेयर थी लिक्विड निकालने के बाद जो लेयर बची, उस लेयर को पलट दिया, तो पलटने के बाद ऊपर जो है वो निडल टाइप का जो है थोड़ा थोड़ा बनता है, ठीक है ना। जैसे वो नहीं होता है इस पे डोरमेट जो होता है, तो डोरमेट कुछ वैसे वाले आते हैं ना जो थोड़े चुभते हैं हल्के हल्के पैर में, है ना। तो समझ लो पलटने के बाद कुछ वैसी हालत हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं एमॉर्फस सल्फर। तो एमॉर्फस सल्फर में H2S से अगर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले बेटा, H2S को सल्फर में, तो ये सल्फर होता है ये व्हाइट येलो टर्बिडिटी का होता है। व्हाइट येलो मतलब बहुत ज्यादा, बहुत गाढ़ा येलो नहीं होता है, ठीक है ना। तो व्हाइट येलो पीपीटी होता है। इसको हम कोलाइडल सल्फर बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बेटा, मिल्क ऑफ सल्फर, ये देखो यही है
यही क्या है, यही है, यही मिल्क ऑफ सल्फर है। ये क्या है बेटा, मिल्क ऑफ सल्फर। इसको ठंडे पानी में, ये बॉटल में ठंडा पानी लिया, कोल्ड वाटर, ठीक है ना, ठंडे पानी में क्या किया बेटा, इसको गिराना शुरू किया। और जैसे ही ठंडे पानी में गिराना शुरू करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तुरंत सॉलिड में हो जाएंगे। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा, ठीक है ना बेटा, अपीयरेंस मतलब कुछ वायर जैसा अपीयरेंस हो जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब ये प्लास्टिक टाइप का ये इस तरीके से अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, एक साथ। ठीक, कैसे जलेबी नहीं छनती है बेटा, एक साथ सॉलिड हो जाती है, उसी टाइप से। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ऐसा अपीयरेंस हो जाता है। तो ये अपीयरेंस बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ये अपीयरेंस दिखता है बेटा। ऐसा अपीयरेंस बिल्कुल किसकी तरह बेटा, प्लास्टिक की तरह। तो ये अपीयरेंस है, अपीयरेंस लाइक प्लास्टिक, ठीक है ना, अपीयरेंस लाइक प्लास्टिक। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। और अगर हम इसको रोल कर दें, क्या कर दें, रोल, ठीक है ना, तो आफ्टर रोलिंग इसको रोल सल्फर बोला जाता है, रोल सल्फर। आफ्टर रोलिंग इसको क्या बोला जाता है बेटा, रोल सल्फर, ठीक है। और रोल सल्फर से जो है हम लोग क्या बनाते हैं, रोल सल्फर को CH2 के साथ मिक्स करके रोम्बिक से मोनो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SO2 की प्रिपरेशन। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर को बर्न कर दिया जाए। तो सल्फर की O2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें बेटा, हीट कर दें, ठीक है ना, हीट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है SO2 बनाने का। दूसरा तरीका, किसी भी सल्फाइड के साथ, है ना, कोई भी सल्फाइड हो, SO3 2- वाला कोई भी हो, कोई भी, उसके साथ कोई एसिड ले लें तो H+ मिलेगा सल्फाइड को। तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO3। अब तुम लोगों ने देखा होगा बेटा कि जैसे H2CO3 से H2O बाहर निकल के वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही H2SO3 से बाहर निकल के SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से SO2 बन गया। जैसे अगर मैं इसके जैसा एक एग्जांपल में बताऊं, तो सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैं HCl से करवा दूं बेटा, तो क्या बनेगा, Na और H2SO3 बनेगा। और H2SO3 टूट जाएगा किसमें, SO2 और H2O में, SO2 और H2O में, ठीक है। और तीसरी जो रिएक्शन है, ये हम लोगों ने मेटलर्जी में देखी थी बेटा, मेटलर्जी में देखी थी कि सल्फाइड ओर, कोई भी सल्फाइड ओर ले लो, सल्फाइड ओर देख सकते हो, बर्निंग सल्फाइड ओर, ठीक है ना। तो सल्फाइड ओर का अगर हम क्या करवा दें बेटा, कंबशन, रोस्टिंग करवा दें, ठीक है ना, रोस्टिंग करवा दें, तो क्या मिलेगा। तो देखो तुम्हें पता है बेटा, सल्फर ऑक्सीजन को लेकर ही SO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा और Fe2O3 बना लेगा। तो ये है SO2 की प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब जैसे सल्फाइड ओर वाली हमें पता है, सल्फाइड वाली कुछ खास नहीं है, H+ चिपका के, लाइक H2CO3 है, H2CO3 की तरह, ठीक है ना। और सल्फर की O2 के साथ करवाओगे SO2, ये पहले से ही पता है। तो इस रिएक्शन में आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कुछ याद करने वाला है तुम्हारे लिए, है ना, क्योंकि बर्निंग ऑफ सल्फर वाला तो पहले ही देख चुके हो। आगे बढ़ते हैं। सर बर्निंग और सल्फर में फ्रॉथ फ्लोटेशन होगा ना? वो तो फ्रोथ फ्लोटेशन पहले करवा देंगे ना हम लोग, यस सर। वो जब मेटलर्जी करवानी होगी तब। वो तो हमें कोई भी सल्फाइड और मिल जाए, बर्न कर दो। फिर देखो SO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या होगा बेटा, एसिडिक। उसके अलावा डायामैग्नेटिक है ना, ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, इसलिए क्या होगा, कलरलेस।
क्यों? क्योंकि डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक नेचर ऑफ SO2। फिर पोलर एंड सॉल्युबल इन वाटर एंड CS2, दोनों में सॉल्युबल होगा बेटा, ठीक है ना। पोलर है, ठीक है ना, सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल है और CS2 में भी सॉल्युबल होता है। उसके अलावा एक्ट एज, अब देखो वाटर और CS2 दोनों में, मतलब पोलर नॉन पोलर दोनों में सॉल्युबल हो सकता है, तो इसलिए एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए एज ए सॉल्वेंट काम कर सकता है। नेचर का डायामैग्नेटिक है, सफोकेटिंग एंड का होता है, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ सल्फर स्मेल आती है। जैसे कभी तुमने देखा होगा कि जो साइड में जैसे कभी कभी होता है ना कि कहीं पे कूड़ा करकट कुछ जला दिया होगा, वहां पे भी कुछ ऐसी स्मेल कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो ये जो होता है ये सफोकेटिंग, जैसे प्याज है बेटा, है ना, अक्सर तुमने प्याज को कभी काट के देखो तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना, तो वहां से भी सल्फर रिलीज होती है, ठीक है ना। तो वो जो है उसकी वजह से जो है नेचर कैसा होता है, इरिटेटिंग, मतलब सल्फर आंखों में पड़ता है तो कैसा लगता है, प्याज से निकलता है ना, तो बस उसी टाइप का। तो सफोकेटिंग और इरिटेटिंग नेचर का होगा। स्मेल कैसी होगी? बर्निंग ऑफ सल्फर जैसी स्मेल होती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा छोटी सी रिएक्शन है यहाँ देखो, NaOH की SO2 के साथ रिएक्शन। तो देखो बेटा NaOH क्या है? बेस है। SO2 क्या है? एसिड है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? सॉल्ट। तो SO2 की रिएक्शन जो है ना, हम लोग कैसे क्या समझ के करवा रहे हैं? H2SO3 समझ के। तो NaOH की H2SO3 से रिएक्शन जब करवाओगे तो Na2CO3 बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा। अगर तुम Na2CO3 में और SO2 पास कर देते हो, और SO2, ठीक है ना, तो देखो मतलब H2SO3 और पास कर देते हो तो ये क्या बनेगा? सोडियम बाइसल्फाइड, NaHCO3, मतलब Na2CO3 और ज्यादा एसिडिक हो गया तो उसमें H+ आ गया, NaHSO3 बन जाएगा। इट टर्न्स लाइम वाटर बरेटा वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बरेटा वाटर मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, मिल्की एज लाइक CO2। मतलब जैसे CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, बरेटा वाटर को मिल्की मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? मिल्की कलर में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या बेरियम बाइकार्बोनेट जैसे बनता था वैसे ही बाइसल्फाइड बनता है। मतलब अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की SO2 के साथ रिएक्शन करें तो कैल्शियम बाइसल्फाइड मिल्की, और एक्सेस में पास करने पर क्या होता है बेटा? कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी की तरह। SO2 जो है वो जहां भी Cl2 को देखता है उससे रिएक्शन कर लेता है, मतलब Cl2 को खींच लेता है।